नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम उद्भव और विकास पर आधारित प्रश्न लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज प्रश्न नंबर 3 के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसमें हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए प्रश्न को लेकर हम चर्चा करेंगे। यदि यह प्रश्न आप सभी की परीक्षाओं में आ जाए तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सभी ईएमआरएस और केबीएस एनबीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके दृष्टिकोण से भी ये प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण है। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के पूर्व हमने निबंध के उद्भव और विकास पर आप सभी से बात की थी, गद्य साहित्य के उद्भव और विकास को लेकर आप सभी से चर्चा की थी। इसके पहले हमने उपन्यास को लेकर भी आप सभी से चर्चा की हुई है। उम्मीद है कि यदि आप नियमित रूप से इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, आपको ये महसूस हो रहा होगा कि यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा में अच्छा करेंगे, हमारी कलम नहीं रुकेगी। हम इसी विश्वास के साथ आप सभी के साथ जुड़ते हैं। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को लेकर सवाल आएगा तो इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे। आप एक कोटेशन से इसकी शुरुआत करेंगे जो कि रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा हुआ है, जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है, तब उनका सब जगह उनका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ये कथन एक तरीके से हिंदी कहानी के उद्भव, विकास और परंपरा की तरफ संकेत कर रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा बचपन अधिकतर कहानियों को सुनने में ही बीतता है। आप सभी चाहे अनचाहे में अपने दादी, नानी, दादा, नाना इत्यादि से जरूर कहानी सुने होंगे। आपके घर में कोई न कोई जरूर बचपन के दिनों में जो भी लोक प्रचलित कहानियां हैं, जिनको कि हमारे पूर्वांचल में कहानी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यही कहानी बाद में कथा और बाद में आगे चलकर कहानी का रूप धारण कर लेती है। तो शुक्ल जी ने कहा कि ये कोई नई विधा नहीं है। अगर देखा जाए तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो गीत गाता है, चाहे वो मंच पर गीत गाए, चाहे वॉशरूम बाथरूम में गीत गाता है, गुनगुनाता है। हर मनुष्य अपने कई बार तनाव को दूर करने के लिए कुछ कुछ गुनगुनाता है। उसी प्रकार कथा कहानी सुनना भी मनुष्य का एक स्वभाव है और इसका चलन सभ्य असभ्य, चाहे वो शास्त्रीय सब हो चाहे लोक से जुड़ा हुआ हो, सब जातियों में चला आ रहा है। और बाद में एक विधा के रूप में शिष्ट साहित्य के भीतर इसका समावेश हो गया। शिष्ट साहित्य मतलब जैसे हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं या फिर संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में आप लिखेंगे, हिंदी कहानी के उद्भव विकास की परंपरा को देखें तो बृहत कथा, बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटनाक्रम में रमने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां हैं। कादंबरी, माधवानल, कामकंदला, शीत बसंत इत्यादि वृत्त वैचित्र पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमने वाले भाव प्रधान आख्यान हैं। कहानी के स्वरूप व तत्व के आधार पर इसके उद्भव को लेकर विवाद है। जब भी हम हिंदी कहानी के उद्भव के बारे में पढ़ते हैं तो विवाद से गुजरते हैं। इसको लेकर काफी विमर्श हुआ है कि इसका खासतौर से हिंदी कहानी का कब से प्रचलन शुरू हुआ, या फिर कहानी तत्वों के आधार पर हम कई बार रचनाओं को मापते हैं या फिर उसको देखते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। तो बहुत सारी रचनाएं बहुत पहले लिखी गई लेकिन वो खरी नहीं उतरी। वो कौन सी रचना है? शुक्ल जी के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि इंशा की रानी केतकी की कहानी बड़ी कहानी न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में छोटी कहानियां नाम से
एक शीर्षक देकर लिखा हुआ है, आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा अगर इतिहास पढ़ा होगा तो। क्योंकि प्रामाणिकता की दृष्टिकोण से हमें इतिहास ग्रंथ का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम हिंदी कहानी की बात करते हैं तो रानी केतकी की कहानी, जो इंशाल्लाह खां द्वारा लिखी गई 1803 ईस्वी के आसपास में, कई बार उसको कहानी, क्योंकि इसमें कहानी शब्द लगा हुआ है तो लगता है कि ये कहानी हो, लेकिन जैसे ही उसके स्वरूप पर बात करते हैं, उसके तत्वों पर बात करते हैं, तो वो खरा नहीं उतर पाती है। उसी तरीके से राजा भोज का सपना या फिर वीर सिंह का वृत्तांत, ये सब भी कहानी के अंतर्गत नहीं आ पाते। तो फिर आलोचकों का ध्यान गया कि भाई हिंदी की पहली वो कहानी कौन सी हो सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में उठ सकते हैं कि हिंदी की पहली कहानी को लेकर जो भी विमर्श हुए हैं उस पर एक टिप्पणी लिखिए, या फिर आपके अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी हो सकती है। तो जब आप विमर्शों को जानेंगे तभी तो लिख पाएंगे कि हिंदी की पहली कहानी को लेकर भी बहुत विचार विमर्श हुआ है। आप वन लाइनर किताबों में जरूर देखे होंगे कि फला के अनुसार फला कहानी, फला के अनुसार फला कहानी, इस तरीके से आपने देखा होगा। मुझे याद है कि जब मैं एमए का विद्यार्थी था और जेएनयू में पढ़ता था तो कहानी का एक पेपर लगा हुआ था और उसमें बताया गया कि सबसे पहली कहानी कौन सी थी, तो बहुत छोटी सी कहानी थी, उसमें मात्र 2 पात्र थे। कहानी कुछ इस तरीके से थी कि एक शेर था और एक बकरी थी, दोनों एक बहते हुए जल में जल ग्रहण कर रहे थे। शेर ने बकरी से कहा, ध्यान रखना यहाँ पर, शेर ने बकरी से कहा मांस खाओगी? बकरी ने कहा मेरा बच जाए वही बहुत है। ये अब तक की सबसे छोटी कहानी। इस कहानी में कथानक भी है, चरित्र चित्रण जिसको कहते हैं वो भी है, संवाद योजना भी है, देश काल वातावरण भी है, उद्देश्य भी है, और जो भाषा शैली जिसको कहते हैं वो भी है, सभी चीजें हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह जो जामिया मिलिया इस्लामिया में शायद पढ़ाते थे, उन्होंने हिंदी की सबसे पहली कहानी को लेकर कुछ रिसर्च इत्यादि किया था। तो हम लोगों को प्राय प्रोफेसरों द्वारा बताया जाता था कि सबसे छोटी कहानी या पहली कहानी है हिंदी की सबसे छोटी कहानी। लेकिन अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में लिखा है, कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए यह देखने के लिए सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्ष क्रम से दिए जाते हैं। इनमें यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 कहानियां मिलती। अब यहाँ पर कुल 6 कहानियों की चर्चा की गई, जिसमें इंदुमती, ठीक है, जिसका संबंध में यहाँ पर दिया गया 1957 में, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाली, ये 6 कहानियां इसमें दी गई, जो कि थोड़ा सा इसको टाइप करने में यहाँ पर हो गया है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी कहानियों, पहली कहानी के अंतर्गत कितनी कहानियों का मूल्यांकन किया हुआ है और फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि इन 6 कहानियों में यदि मार्मिकता की दृष्टि से देखें तो भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 ही मिलती हैं, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली, ठीक है, ये 3 कहानियां मिलती हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के दृष्टिकोण से पर्याप्त यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक 3 भाव प्रधान कहानियां किनको किनको माना है, तो इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली जरूर आप अपने दिमाग में रखेंगे, और एक कंडीशन के साथ वो पहली कहानी स्वीकार करते हैं। लिखते हैं, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी साहित्य की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। तो रामचंद्र शुक्ल की खुद एक कहानी इसमें है, 11 वर्ष का समय, उसको तो उन्होंने पहला नहीं माना है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर लगा दिया है कि अगर इंदुमती पर बंगला कहानी की छाया नहीं होगी तो माना जा सकता है। इसी तरीके से अंग्रेजी ढंग के नॉवेल को लेकर, परीक्षा गुरु को लेकर भी चर्चा हुई है, नाटकों पर भी, क्योंकि शुरुआती दौर में जो भी नाटक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गई, उन पर ऐसा माना जाता है कि बांग्ला का भी थोड़ा बहुत प्रभाव था, अंग्रेजी का भी प्रभाव था। तो यहाँ पर कंडीशन के साथ शुक्ल जी ने कहा कि इंदुमती को माना जा सकता है, हाँ, बशर्ते कि उस पर बंगला की कोई छाया न पड़ी हो। अगर मान लीजिए पड़ी हुई दिखाई देती है तो फिर इनकी खुद की कहानी आ जाएगी, 11 वर्ष का समय, और दुलाई वाली को इन्होंने खुद तीसरे नंबर पर रखा हुआ।
तो ये पूरा आप डिस्कस कर लेंगे कि हिंदी की पहली कहानी को लेकर क्या विमर्श रहा, इन 6 कहानियों के आधार पर शुक्ल जी ने इस पर क्या विचार किया। आप चाहें तो बच्चन सिंह या फिर गोपाल राय ने जिन कहानियों को माना हुआ है उनका भी नाम आप दे सकते हैं। अब विकास को ध्यान में रख के हमें लिखना पड़ेगा। हिंदी कहानी के विकास के केंद्र में प्रेमचंद को मानते हुए हम उसे 3 चरणों में बांट सकते हैं। इसी तरीके से हमने उपन्यासों का भी अध्ययन किया था। आपको पुरानी वीडियो याद आ गई होगी कि प्रेमचंद को क्यों केंद्र में रखा गया, कि प्रेमचंद ने कथा साहित्य में जो योगदान दिया है, उसी के कारण इनको एक बिंदु के रूप में मान लिया गया कि उनके पहले की कहानी कैसी रही, उनके समय की कहानी कैसी रही और उनके बाद की कहानी की विषय वस्तु और शिल्प किस तरीके का था। तो यहां पर बताया गया कि प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, प्रेमचंद युग की कहानी, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। ध्यान रखना है कि प्रेमचंद कैसे लिखा जा रहा है। तमाम बड़े बड़े प्रोफेसरों को और विद्यार्थियों को हमने देखा है गलत लिखते हुए, तो कम से कम ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने एग्जाम में कितना भी बेहतरीन लिखेंगे लेकिन अगर शब्द अगर आप गलत लिखते हैं तो फिर एग्जामिनर का जो आपके प्रति झुकाव होगा वो पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हो जाएगा। तो शब्दों को भी ध्यान रखना है। तो 3 युगों में बांटकर देखा गया और उसके केंद्र बिंदु कौन थे? प्रेमचंद थे। प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी के बारे में अगर देखें तो इस युग की आरंभिक कहानियां तो पुरानी ढांचे की ही थी, जिनका कथानक अलौकिक और चमत्कारों से युक्त होता था। लेकिन बाद में कहानीकार यथार्थ के चित्रण की ओर उन्मुख हुए। बाद की कहानियां प्रायः आदर्शवादी हैं, जिनमें भावुकता के साथ किसी भारतीय आदर्श की कथा कही गई है, लेकिन भाषा की दृष्टि से भी उनमें वैसी प्रवणता नजर नहीं आती। तो प्रेमचंद पूर्व युग वही जो 6 कहानियां हैं उनका ध्यान आपको अपने दिमाग में रखना है। आगे बात करते हैं प्रेमचंद युग की कहानी। सही मायने में देखा जाए तो जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय कहानी अपने एकदम ऊंचाई पर थी। कारण था उस समय स्वाधीनता आंदोलन भी चल रहा था। एक तरफ देश को अंग्रेजी गुलामी से मुक्त करना था, दूसरी तरफ जो सामाजिक कुरीतियां कुछ थी उससे भी दूर होना था। खासतौर से जो स्त्रियों की स्थिति थी, दलितों की स्थिति थी, किसानों की स्थिति थी। तो कहानी के पास पर्याप्त जो आम जनजीवन से जुड़ाव की संभावनाएं थी उससे जोड़कर कहानीकारों ने अपना विषय वस्तु बनाया। तो आप लिखेंगे कि प्रेमचंद जिस दौर में कहानियां लिख रहे थे उस दौर में और भी कई कहानीकार सक्रिय थे, जिनमें जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन आदि प्रमुख हैं। गुलेरी जी की कहानियां अगर आधुनिक कला की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए कहानियों का, तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी निर्विवाद रूप से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। और कई आलोचकों ने तो इसको आधुनिक दृष्टिकोण से आधुनिक कहानी कहा और कहा है कि क्यों नहीं इसको नई कहानी कहा जा सकता है। आपके दिमाग में तुरंत तथ्य आ गया होगा कि जब भी नई कहानी की बात आती है तो परिंदे का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन देखा जाए उसने कहा था जो कहानी है अपने समय में जिस पृष्ठभूमि में लिखी गई थी उसकी विषय वस्तु प्रेमचंद पूर्व युग की जो भी कहानियां लिखी जा रही थी उनसे बिल्कुल उलट थी, अलग थी बल्कि कहे तो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि अतिरिक्त सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा नाम से कहानी लिखी। ये तीनों कहानियां कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और यह भी पूछा जाता है कि किस पत्रिका में इनका प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। अब आ जाएंगे प्रेमचंद के ऊपर, क्योंकि प्रेमचंद को ही केंद्रित करके इस युग का नाम पड़ा। तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों में अपने युग की दुर्वस्था को विषय बनाया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रेमचंद का युग कैसा था। प्रेमचंद ने आजादी नहीं देख पाई थी, ठीक है, 1936 में ही उनका निधन हो गया। तो यानी कि गुलाम भारत की जो परिस्थितियां थी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें, चाहे सामाजिक रूप से देखें, राजनीतिक रूप से देखें, हर एंगल से जो प्रेमचंद ने देखा था उसको ही उन्होंने विषय बनाया। शायद आज प्रेमचंद होते तो कुछ आज के हिसाब से लिखते, लेकिन उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो कि आज भी प्रासंगिक हैं। इसीलिए तो हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुख्य परीक्षाओं में लिखित के अंतर्गत जो लिखना है और उसमें बड़ा ध्यान देकर लिखना है कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आज के दृष्टिकोण से कितने प्रासंगिक है। ठीक है, जिस तरीके से लोग हिंदी विषय को लेते हैं उतना भी कमजोर विषय नहीं है
और उसको प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से देखें तो आज भी खासतौर से समाज को, देश को या फिर जो हमारी राजनीति है, उसको साहित्य बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन कोई सुने तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 300 कहानियां प्रेमचंद ने लिखी और अपने युग के ही समस्याओं को, चुनौतियों को उन्होंने विषय बनाया। उनकी प्राय सभी कहानियां धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़िवादिता, आर्थिक शोषण और राजनीतिक पराधीनता को केंद्र में रखकर लिखी गई। प्रेमचंद ने कहानी को आदर्शमुख यथार्थ से यथार्थ की ओर मोड़ा। शुरुआती दौर में प्रेमचंद ने आदर्शवादी कहानी लिखी, फिर उन्होंने आदर्शमुख यथार्थ की तरफ मोड़ते हुए कहानी को ले जाने का प्रयास किया, फिर अंतिम समय में उन्होंने यथार्थवादी कहानी लिखी हुई। उन्होंने अपनी कहानियों द्वारा जहां गरीबों, बेकसों और उत्पीड़ितों की कारुणिक पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया है, वहीं उनके अंदर छुपी मानवतावाद को उजागर कर उन्हें मानवीय गरिमा प्रदान की है। कुछ कहानियों का उदाहरण है अलगे ओझा, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, मंत्र। ये सब कैसी कहानियां हैं? आदर्शवादी कहानी। जैसे बचपन के दिनों में मैंने मंत्र पढ़ा था, ईदगाह पढ़ा था, पंच परमेश्वर भी पढ़ा था, नमक का दारोगा भी पढ़ा था। ये सभी कहानियां आप सभी ने पढ़ी होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई विद्यार्थी न पढ़ा, बिल्कुल पढ़े होंगे। अलगे ओझा हो सकता है कि कम लोग पढ़े। तो जो आपने पहले पढ़ाई की हुई है उसका भी यूज मुख्य परीक्षा में करना है। ऐसा नहीं कि वो सब फालतू था, उसका कोई उपयोग नहीं करना है। हाँ, उदाहरण के रूप में आप 1-2 उदाहरण दे दें तो काफी है। क्योंकि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो एक से अधिक उदाहरणों को देना पड़ता है ताकि आप कोई एक उदाहरण उसमें से याद रख पाए। तो आदर्शवादी कहानियां कौन कौन सी हैं आपके दिमाग में बैठ गया? कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, दूध का दाम, नशा, बड़े भाई साहब, ये सभी यथार्थवादी कहानियां हैं। तो आपने कफन जरूर पढ़ी होगी, पूस की रात जरूर पढ़ी होगी, शतरंज के खिलाड़ी, दूध का दाम जरूर पढ़ा होगा। बड़े भाई साहब, अगर आप तैयारी करते करते परेशान हो जाते हो तो जरूर एक बार बड़े भाई साहब कहानी पढ़ें, आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। ठीक है, तो प्रेमचंद ने लिखने के लिए तो 300 कहानियां लिखी, लेकिन उसमें हमने उनकी कौन कौन सी आदर्शवादी कहानियां थी, कौन कौन सी यथार्थवादी कहानियां थी, पूरा बता दी। प्रेमचंद युग में ही प्रसाद जी ने कई कहानियां लिखी जिनकी विषय वस्तु प्रेमचंद से बिल्कुल अलग है। कहानी के दृष्टिकोण से प्रेमचंद और प्रसाद को स्कूल माना जाता है। आगे चलकर कुछ ऐसे कहानीकार हुए जो प्रेमचंद को फॉलो करते रहे, कुछ ऐसे कहानीकार हुए जो कि जयशंकर प्रसाद को फॉलो किए। एक तरीके से एक ही समय में 2 ध्रुव आपको दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए कई बार एग्जाम में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी कला की तुलना को लेकर सवाल आता है। कई बार आपने देखा होगा इसमें तुलना के लिए सवाल आता है। खासतौर से जेएनयू एमफिल में यह सवाल काफी पूछा जाता था। तो एक दिमाग में आप रखेंगे, इन्हीं पैराग्राफों से बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर आप अलग क्यों नहीं प्रश्न के रूप में बता रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे, हम तो वही बीड़ा ही उठाए हुए हैं कि आपको हर एंगल से दिखाएंगे। हम उस तरीके के डॉक्टर हैं कि जिस तरीके से आप संतुष्ट हो जाए, ऐसे ही हमने पीएचडी नहीं की हुई है, लेकिन थोड़ा कई बार संकेत भी देना पड़ता है। आप चाहे तो इन दोनों पैराग्राफों को समेट कर दोनों की कहानी कला में एक तुलनात्मक क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपके अंदर धीरे धीरे विकास हो ही रहा होगा। तो प्रेमचंद के समय में ही जयशंकर प्रसाद भी लिख रहे थे। आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी मूलतः कवि थे, इसलिए उनकी कहानियों में भावनात्मक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद का चित्रण अधिक हुआ है। कई बार आप देखेंगे कि प्रेमचंद जो कि कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं, उनकी कहानियों में कई बार जब वो चित्रण करते हैं तो लगता है कि उनके अंदर का जो कवि हृदय वो सामने आ रहा। आप चाहे पूस की रात पढ़िए, ठीक है, और कोई कहानी पढ़िए, कफन भी पढ़िए, तो कई जगह पर लगता है एकदम कि कोई कवि लिख रहा है, वो कवि की पंक्तियां हो सकती। तो प्रेमचंद ने भी लिखने का प्रयास किया, लेकिन प्रसाद तो मूलतः कवि थे, तो वो तो इससे अछूते हो ही नहीं सकते। तो भावनात्मक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद जयशंकर प्रसाद की कहानियों की विशेषताएं हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसी कहानियां भी लिखी जिनमें यथार्थ चित्रण पर अधिक बल नजर आता है या फिर बल दिया गया। इस तरह की कहानियों में मधुआ और गुंडा प्रख्यात हैं।
प्रसाद की कहानियों में आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, छाया, आंधी, दासी आदि प्रसिद्ध कहानियां। तो आप इसमें से कोई एक या दो उदाहरण देकर भी अपना उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जहां प्रेमचंद ने अपने समय की चुनौतियों और समस्याओं को लेकर किया, और जयशंकर प्रसाद उन्होंने थोड़ा सा मनोविज्ञान पर जोर दिया। कई बार जैसे हम भी आप सभी को पढ़ाते पढ़ाते कुछ मोटिवेशनल टाइप की, हालांकि मोटिवेशन चीजों में मैं उतना विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजों को बताना चाहिए विद्यार्थियों को, आपके मन को भांपते हुए। तो बताता हूं कि ऐसे तैयारी करना चाहिए, अभी आप घबरा रहे होंगे, घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना है, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है। तमाम विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, सर बहुत डर लग रहा है। डर दो तरीके का होता है, एक होता है जब आप तैयारी करते हैं, आपको लगता है कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, पेपर तो मेरा अच्छा जाना चाहिए, वो भी एक डर है। और एक है कि कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी किताब अभी तक नहीं आई, इतना दिन का ऑर्डर कर दिया हूं, उसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूं। जो किताब हमने लिखी है और उसका 80% तो आप लोगों को हमने फ्री में ही दे दिया, क्योंकि आप सभी आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। किताब पूरक के रूप में पहले आपका ये चैनल है, तो इससे प्रतिदिन आप जुड़ रहे होंगे। तो मनोविज्ञान को भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार आप देखते हैं ना कि व्यक्ति ऊपर से बहुत अच्छे से पहना ओढ़ा रहता है, लेकिन अंदर बहुत कम लोग जान पाते हैं कि वो सही में खुश है कि नहीं। बाहर से तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हूँ, मुस्कुरा कर बातचीत करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने अंदर की बात जानना बहुत चुनौतीपूर्ण है। वही मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत अंदर रहेगा वही कर सकता है। खैर, प्रेमचंद ने भी बहुत जगहों पर किया है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने कुछ ज्यादा किया। इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों को शाखा के रूप में रख लिया गया और इन्हीं के माध्यम से आगे कहानी का विकास हुआ। तो आप पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियां। प्रेमचंद और प्रसाद के बाद हिंदी कहानी की दो प्रमुख धाराएं उभर कर आईं। एक धारा तो सीधे प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा का विकास थी, तो दूसरी धारा प्रसाद की भाववादी मनोवैज्ञानिक परंपरा का विकास थी। इन्हें क्रमशः प्रगतिवादी कहानियां और मनोवैज्ञानिक कहानियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आगे चलकर, चूंकि उस समय का वो दौर भी था कि 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ, जिसको कि हम प्रलेस कहते हैं, उसका गठन हो गया था और लोग प्रेमचंद ने अपना उसमें पहला भाषण भी दिया था, साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दो धाराएं चली प्रेमचंद युग के बाद, एक तो प्रेमचंद को ही फॉलो की और दूसरी धारा प्रसाद को। तो प्रगतिवादी जो कहानियां थी, एक तरीके से उन्होंने प्रेमचंद को फॉलो किया। इन कहानियों को प्रगतिशील, यथार्थवादी या सामाजिक कहानियां भी कहा जाता है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ यथार्थवाद से प्रेरित होकर जो कहानियां लिखी जा रही थी, उन्हें प्रगतिवादी कहानियां कहा गया। इनमें यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर इत्यादि का नाम आप ले सकते हैं। सबसे जो प्रमुख नाम है वो यशपाल का। आप लिखेंगे कि इन कहानीकारों ने सामाजिक समस्याओं को कहानी का विषय बनाया। इन कहानीकारों में यशपाल का विशेष स्थान है। उन पर मार्क्सवाद के साथ साथ फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव नजर आता है। महाराजा का इलाज, पर्दा, उत्तराधिकारी, काला आदमी, फूलों का कुर्ता, दास धर्म आदि उनकी चर्चित कहानियां हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कहानी पढ़े हो ना हो, पर्दा जरूर आप पढ़े होंगे, तो इसी का एक आप उदाहरण दे सकते हैं, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये तो प्रगतिवादी कहानियां हो गई। मनोवैज्ञानिक कहानी, ऐसे कहानीकार जिन्होंने व्यक्ति मन को कहानी के केंद्र में रखा। इनकी दिलचस्पी सामाजिक समस्याओं में कम थी और व्यक्ति की वैयक्तिक पीड़ाओं और मानसिक अंतर्द्वंद के चित्रण में अधिक थी। ठीक है, अंतर्द्वंद के चित्रण में अधिक थी। इन कहानीकारों में जैसे जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और अज्ञे का स्थान प्रमुख है। आप देख रहे हैं कि अचानक जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे ने मनोवैज्ञानिक कहानी नहीं लिखना शुरू की, उसके पहले जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे। खासतौर से आप आकाशदीप, पुरस्कार ये सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैनेन्द्र की कहानियां कौन कौन सी हैं? पाजेब, एक रात, नीलम देश की राजकन्या,
ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऐसा लग रहा है कि कहानी तो नहीं होगी, उपन्यास होगा, इतना इसका बड़ा नाम है। तो ध्यान रखिए, कहानी जय संधि, मास्टर जी आदि जैनेन्द्र की कहानियां हैं। इलाचंद जोशी की कहानियां, चरणों की दासी, होली, अनाश्रित, परित्यक्ता, मैं, मेरी डायरी के 2 नीरस पृष्ठ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे की जयदोल, पठार का धीरज, रोज, इंपॉर्टेंट कहानी, शरणदाता, ठीक है, हीली बोन की बतखें, लेटर बॉक्स, ये सभी कहानियां अज्ञे की हैं। और ये सभी कहानीकार मनोवैज्ञानिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। आगे चलकर आंचलिक कहानियां भी लिखी गई, ग्रामीण परिवेश पर भी कहानियां लिखी गई। वो उस समय लिखी गई जब नई कहानी का दौर चल रहा। तो नई कहानी हिंदी कहानी में एक टर्निंग मोड़ रहा है। अगर विकास के दृष्टिकोण से देखें तो नई कहानी, आजादी के बाद हिंदी में कहानी का एक नया आंदोलन सामने आया, जिसे नई कहानी के नाम से जाना जाता है। इस युग की कहानी के केंद्र में पारिवारिक और मानवीय संबंधों में आने वाले परिवर्तन प्रमुख रहे। इस युग के अधिकतर कथाकारों ने मध्य वर्ग, महानगर, शहर, कस्बा और गांव की विशिष्ट जिंदगी को विषय बनाया तथा अनुभूति की प्रामाणिकता पर जोर दिया। इस युग में कुछ महिला कहानीकारों, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा के नाम विशेष उल्लेखनीय है। अगर पुरुष कहानीकारों में देखें तो भीष्म साहनी, मार्कंडे, हरीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, शेखर जोशी, कमलेश्वर, अमरकांत आदि प्रमुख हैं। तो जितना आपको याद आ रहा है, और समय के मुताबिक नहीं तो नई कहानी पर ही बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इतना भी काफी है। अच्छा, जो विद्यार्थी एमआरएस और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इतना लिख देंगे, अगर 75 शब्दों में आ जाए या फिर 100 शब्दों में, इतना भी काफी है। ठीक है, क्योंकि हमने नई कहानी पर भी आप सभी को प्रश्न लिखवाया है। हमारी कोशिश क्या है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठे, फिर आप खुद मूल्यांकन कीजिए और इतना अपने अंदर वो क्षमता विकसित कर लीजिए कि प्रश्न लघु, अति लघु या दीर्घोत्तरी कैसे लिखने हैं, और उस मटेरियल को आप सेटअप कीजिए। इसके लिए आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है, चिंतन मनन करते रहना पड़ेगा। कोई इस तरीके की मशीन या फिर मंत्र नहीं है कि आपको हम बता देंगे तुरंत हो जाएगा। उसके लिए करना पड़ेगा। कई कड़वी बातें जो होती हैं वो आपको ज्यादा सफल होने में मदद करती हैं। तो खुद से तो मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में आप अकेले रहेंगे, ये वाणी थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई पड़ेगी, हो सकता है कि धीरे धीरे उसका भी स्वर मध्यम होता जाएगा। तो नई कहानी आप जान गए। नई कहानी के बाद हिंदी कहानी छोटे छोटे आंदोलनों में विकसित हुई। आपको याद आ गया होगा, अ कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी, पूरा लिख सकते हैं। और कहानीकारों का तो बहुत सारा नाम है। फिर भी हमने काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि आदि को मान सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश वाल्मीकि इत्यादि एक खास विमर्श या साहित्य से जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर समग्रता में इसको हम देखें तो इनका भी नाम लिया जा सकता है। आप देखेंगे कि हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान रहा है। जितनी भी फेमस कहानियां रही, प्रसिद्ध कहानियां रही, वो किसी न किसी पत्रिका में छपी। तो पत्रकारिता का भी योगदान रहा है, चाहे वो भारतेंदु युगीन में तो उतनी नहीं छपी कहानियां, लेकिन द्विवेदी युग से लगातार पत्र पत्रिकाओं में कहानियां धारावाहिक रूप में छपती रही, और कई तो एक ही बार में छप गए। तो मान लीजिए सवाल यहां से एक टर्न लेकर पूछा जाए आपको कि हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा है, तो कम से कम इस वीडियो लेक्चर को आप सुने रहेंगे तो आप न के स्थान पर कुछ भी लिखकर जरूर आएंगे, ठीक है, और बेहतर लिखकर आएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप हमसे जुड़ गए हैं तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो आप बताएंगे कि कहानियों की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए, और वे इस काल के भीतर के प्राय सब मासिक पत्र पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रही, चाहे वो कोई कालखंड हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, या फिर वर्तमान समय में समकालीन बोले, तो तमाम कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। बाद में उनके कहानी संग्रह आते रहते हैं। अगर शुरुआती दौर में देखें तो 1911 में कल्पना और भावुकता के कोश, इसको लेकर हमने एक सवाल भी कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था, आप तमाम विद्यार्थियों ने बताया उसको। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्द, कल्पना और भावुकता के कोश जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। उसके उपरांत तो उन्होंने आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर,
चित्रमंदिर इत्यादि अनेक कहानियां लिखी। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु से सन 1911 में ही निकली थी। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानी लिखना आरंभ किया। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में सरस्वती में छपी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु में निकली थी। तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे कहानी के विकास में सरस्वती पत्रिका और इंदु पत्रिका का काफी रोल रहा। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था 1915 की सरस्वती में छपी। बाद में हंस, आलोचना, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं का हिंदी कहानी के विकास में योगदान रहा। तो ये कल्पना आप कहानी पत्रिका जानते हैं, जो कि हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। बद्री विशाल पित्ती इसके संपादक हुआ करते थे और कहानी के विकास में कल्पना पत्रिका का काफी रोल रहा। तो हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपने हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। चूंकि हिंदी साहित्य की एक खास विशेषता है या किसी भी साहित्य की, कि उसके उत्तर एकदम रटे रटाए पैटर्न पर नहीं हो सकते हैं। कई बार हम रिसर्च इत्यादि करते हैं, फिर हमें लगता है कि इसका उत्तर इस तरीके से होना चाहिए, तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि किसी किताब में आप देखेंगे कि अलग तरीके से भी होगा, लेकिन हमने यहाँ पर दो काम किए। एक तो आपको मटेरियल दिया ताकि आप लिख लें, दूसरा आपको समझाने का प्रयास किया जिसको आप लाखों रुपए देकर भी दूसरे से नहीं खरीद सकते। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि आप लिखें भी और समझें भी। समझने के बाद आपका सेलेक्टेड पीडीएफ में नाम रहे, न कि ऐसी पीडीएफ जो आपके मोबाइल में बार बार डिलीट होती रहे और फिर आप किसी न किसी से मांगते रहे, किसी न किसी ग्रुप से। क्यों नहीं, उस चीज को आप अपने दिमाग में फिक्स कर ले रहे हैं। आपको पीडीएफ की जरूरत है, लेकिन चयनित पीडीएफ की। तो उम्मीद है कि चीजें आप समझ गए होंगे और आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।